परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से ये जो वीडियो सीरीज चला रहा हूँ मैं कालायन इस चैनल पर, ये भारतीय कालगणना के विषय में है और भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना ये एकमेव लक्ष्य है। वो पहले इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें कह चुका हूँ मैं, जो नए हैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ। तो अगर जो नए हैं वो कृपया मेरे पहले वीडियोस थोड़े देखें। भारतीय कालगणना को समझने के लिए और उसे क्यों प्रस्थापित करना चाहिए, इसके पहले हमने जिस कालगणना पद्धति को एडॉप्ट किया है उसको समझने के लिए ये पिछले 3-4 वीडियोस हुए। एक तो हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर्स हुआ और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आज है 12 जनवरी 2022, ये जो हम यूज कर रहे हैं उसको ठीक से समझने के लिए वो कैसे कैसे विकसित होता गया, इसके बारे में पहले 2 एपिसोड्स हो चुके हैं। उसमें हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि पहले रोमन ग्रीको रोमन कैलेंडर कैसा था, बाद में उसे जूलियस सीजर के टाइम में जूलियस सीजर ने उसमें क्या नया किया तो वो जूलियन कैलेंडर बन गया। उसके बाद ऑगस्टस सीजर ने उसमें कुछ और इनपुट्स ये किए, बदलाव किए, तो वो ऑगस्टियन कैलेंडर कहा जाने लगा। उसके बाद कॉन्स्टेंटीन ने सन 300 के आसपास, 300 से 320 इस अवधि में सम्राट कॉन्स्टेंटिनस उसने उसे कुछ विशिष्ट फ्रेम दिया जिससे क्रिश्चियनिटी में होने वाले कुछ नियमों को ठीक तरीके से पालन किया जा सकता था। यहाँ तक हम पहुंचे थे। उसके बाद अब 300 से लेकर आगे 1200 साल तक वो कॉन्स्टेंटिनस ने जो नियमावली बनाई थी, कैलेंडर जो बनाया था, उस हिसाब से क्रिश्चियनिटी और वर्ष गणना दोनों चलता रहा। तो अब आगे देखते हैं कि उस जूलियन कैलेंडर जो था, यानी कॉन्स्टेंटिनस ने भी उसे जूलियन कैलेंडर ही कहा, तो उसमें आगे की सुधार प्रक्रिया कैसे हुई और वो आज तक कैसे पहुंची। तो हमेशा की तरह मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और आपको ये मैंने निकाले हुए नोट्स दिखाई देंगे। ये कुछ हाँ, यहाँ ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जूलियन कैलेंडर में सुधार की प्रक्रिया, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये बहुत ही ब्रीफ, फिर भी 3 एपिसोड हो चुके हैं। इस एपिसोड में हमें ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ये विषय खत्म करके आगे बढ़ना है। तो जूलियन कैलेंडर में सुधार की जो प्रक्रिया है, अब तक जो हमने देखा पिछले 2 एपिसोड्स में, उसमें ये तो पता चल रहा है कि ईस्वी सन 4वीं शताब्दी तक इस रोमन कैलेंडर का ग्रह गणित, खगोल शास्त्र, ऋतु चक्र इत्यादि से कोई संबंध नहीं था। केवल और केवल एक सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक आचारों के लिए कोई ईस्टर जैसा कोई दिन निश्चित करना, बस इतने तक मर्यादित थी। उसके साथ ग्रह गणित का, खगोल शास्त्र का, ऋतु चक्र का कोई भी संबंध नहीं था। निकिया शहर में जो धर्म परिषद में भी कैलेंडर के बारे में जो चर्चा हुई, वो सब की सब चर्चा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हुई थी, न किसी शास्त्र के आधार पर। इस परिषद में न किसी शास्त्र के आधार पर हुई थी। इस परिषद में वसंत संपात बिंदु, ये यहाँ जो लिखा है मैंने, वर्नल इक्विनॉक्स, वसंत संपात बिंदु को पहली बार संदर्भ में आता है उन वहां के किसी भी साहित्य में
ये वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में पहली बार संदर्भ मिलता है। उस धर्म परिषद में भी उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी रखने वाला कोई नहीं था। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जूलियस सीजर ने भी उसे जब सूर्य की गति से जोड़ा कैलेंडर को, तो और कैलेंडर शुरू करने के बाद 1-1.5 साल में जूलियस सीजर की डेथ हो गई, तो लीप वर्ष भी कैसे गिनना है इसमें कंफ्यूजन था। तो लोगों ने 3 वर्ष में ही एक लीप वर्ष गिनना शुरू किया था। वैसे ही यानी खगोल शास्त्र का कोई भी आधार नहीं था और कॉमनली भी किसी के स्टडी में नहीं था, ये तो पता चलता ही है। तो आगे देखते हैं हम कि हाँ, उस धर्म परिषद में पहली बार इसे संदर्भ में लिया गया वर्नल इक्विनॉक्स को। उसकी विशेष जानकारी रखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वसंत संपात बिंदु के चलन के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं लिया गया कि एक्चुअली वसंत संपात बिंदु का स्थान अपने पूर्ण चक्र में बदलता जाता है, सालों साल बदलता जाता है। वो गणित क्या है वो आगे चलकर आएगा, जब हम भारतीय काल गणना को देखेंगे उसमें वो गणित भी आएगा। तो उसमें चलन होता जाता है। अब उस वर्ष में कॉन्स्टेंटाइन ने जो धर्म परिषद की थी, ईस्वी सन 321 कुछ तो बताया था मैंने, उस वर्ष में 21 मार्च के दिन सूर्य वसंत संपात बिंदु पर यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स पर होता था। इसलिए 21 मार्च के बाद आने वाली पूर्णिमा के बाद आने वाला रविवार जो रहेगा, उस दिन ईस्टर, ये त्योहार यानी उनके प्रेषित जो थे जीसस क्राइस्ट, उनका स्वर्गारोहण हुआ, ईस्टर उस दिन हुआ, ये निश्चित किया गया। तब से ईस्टर संडे 22 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक के अवधि में आता है और मनाया जाता है। यानी कि 21 मार्च के बाद जो पूर्णिमा होगी और उस पूर्णिमा के बाद जो पहला रविवार होगा वो ईस्टर संडे होता है। अब हाँ, इसके बाद लगभग 700 साल इन नियमों के अनुसार वर्षमान और सामाजिक धार्मिक आचरण यूरोपियन क्रिश्चियन समाज में चलता रहा। इस आधार पर मुख्यतः ये ईस्टर का डे फिक्स करना ये एक बहुत बड़ी बात थी। वैसे भी बाकी ज्यादा कुछ त्योहार व्रत ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सन 1200 के आसपास वसंत संपात बिंदु में हुआ बदलाव सामान्य अभ्यासकों के समझ में आने लगा कि ये 21 मार्च को नहीं हो रहा। उस वक्त 1200-1300 के बीच में कभी वो 11 मार्च तक आया था, यानी कि सूर्य वसंत संपात बिंदु पर 11 या 12 मार्च को होता था। तो ये 10 दिन का फर्क आ रहा है। ये किस ऐसे जो स्टडी प्रोफेसर्स, विद्वान, खुद अध्ययन करने वाले अभ्यासक जो होते हैं, विचारवंत जो होते हैं, उनमें से कुछ लोगों के समझ में आने लगा था कि ये 21 मार्च में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो पहली बार सन 1275 में उस समय के एक प्रसिद्ध तत्ववेत्ता रॉजर बेकन नाम था उनका, ने पहली बार पोप क्लेमेंट IV इनको कैलेंडर में सूर्य के चलन के हिसाब से बदलाव या सुधार करने की जरूरत समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सूचनाओं को दुर्लक्षित किया गया कि जरूरत नहीं है, यानी कि चर्च ने उससे जरूरत नहीं समझी। अब 1275 के बाद सन 1344 में पोप क्लेमेंट VI थे। उन्होंने ऐसी अनेक विद्वानों की सूचना पर विचार किया, कुछ खगोल शास्त्र के जानकारों के साथ विचार विनिमय करके सुधार करने की कोशिश की। लेकिन उसी समय यूरोप में प्लेग या अन्य ऐसी कोई बीमारी फैली थी, पैंडेमिक अभी देख चुके हैं।
प्लेग या किसी वजह से महामारी की परिस्थिति निर्माण हुई थी, तो वो ये पोप क्लेमेंट सिक्स ने जो कमिटी बनाई थी उसका कुछ पूरा हो नहीं पाया और वो विषय फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। महामारी के बाद भी अलग अलग चर्चों में मतभिन्नता के कारण फूट पड़ रही थी, यानी कि आपस में संवाद नहीं था। उनमें भी क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत भी अनेक मत विचार अलग अलग हो रहे थे। तो इस विचार मत का ये चर्च, इस विचार या मत का ये चर्च, कोई जैसे कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में बताया कि ईस्टर भी कब मनाना है, हर चर्च अपने हिसाब से मनाता था, लेकिन उसमें यूनिटी नहीं आती थी और क्रिश्चियनिटी एक संघ होनी चाहिए, इसलिए वो कॉन्स्टेंटाइन ने करवाया था। किसी भी चर्च का पादरी अपने आप को सर्वोच्च पोप घोषित करके अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था, यानी आपस में बहुत कुछ हो रहा था। उसी वजह से भी कमेटियां नहीं बन पाई। अगर कमेटी बनाई भी तो किसकी बात मानी जाएगी, इसमें मतांतर ज्यादा होते थे। तो ऐसे ही सन 1415 में ऐसी अराजक स्थिति में भी पोप जॉन 22 ने कैलेंडर सुधार का प्रयास किया, लेकिन ये चर्चों के बीच, अलग अलग चर्चेस के बीच आपस के जो झगड़े थे उनके कारण उस पोप को ही पद से हटा दिया गया कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है करके। बाद में सन 1434 में पोप मार्टिन V, इसके कार्यकाल में कैलेंडर रिफॉर्म कमिटी नाम से कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की सूचनाओं के अनुसार सन 1439 से नया कैलेंडर लागू करना तय भी हुआ था, लेकिन फिर से सभी का एकमत न होने के कारण झगड़े की स्थिति पैदा हो गई वो प्रस्ताव आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद सन 1475 में पोप सिक्सटस IV, इसने जोहन्नेस म्यूलर नाम के खगोल वैज्ञानिक की अध्यक्षता में समिति बनाई, लेकिन एक साल में म्यूलर की मृत्यु हो गई, तो फिर से वो बात पीछे रह गई। उसके बाद सन 1512 में पोप लियो X, इसने पॉल मिडलबर्ग नाम के खगोल वैज्ञानिक की अध्यक्षता में कैलेंडर सुधार समिति बनाई। उस समिति की सूचनाएं सभी यूरोपियन क्रिश्चियन राजाओं और धर्मगुरुओं के पास भेजी गई, लेकिन लगभग सभी ने इस विषय में उदासीनता ही दिखाई, उत्तर भी नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने उत्तर दिया वो अपने मत पर अड़ियल रवैये से दूसरों पर अपना मत थोपना चाहते थे, ना कि कोई खगोल शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। इस कारण से समिति को पोप ने ही बर्खास्त कर दिया। उसके बाद सन 1542 में पोप पॉल III, इसने और एक कैलेंडर सुधार समिति बनाई, लेकिन इस समिति ने कुछ काम ही नहीं किया। उसके बाद फिर सन 1562 में पोप पायस IV, इसने फिर से और एक कैलेंडर सुधार समिति बनाई, लेकिन 1564 में खुद उस पोप की ही मृत्यु हो गई और समिति भंग हो गई। उसके बाद 1566 में पायस V, इसने भी कैलेंडर सुधार की कोशिश की, पोप पायस V इसने, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब आता है सन 1572। उस टाइम पोप थे पोप ग्रेगरी 13। अब ये जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहते हैं वो इस नाम से होता है कि पोप ग्रेगरी 13, इसने क्रिस्टोक्लावियस नाम के खगोल वैज्ञानिक की अध्यक्षता में कैलेंडर सुधार समिति बनाई। उन
दिनों में लिलियस नाम के किसी विद्वान ने कैलेंडर में आवश्यक सुधारों के बारे में विशेष अध्ययन और लेखन किया था, यानी कि वो स्वतंत्र व्यक्ति था। लेकिन सन 1576 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तब एंटोनियो नाम का उसका भाई था। उस भाई को ऐसे लगा कि मेरे मृत भाई ने, यानी ये कौन, जस्ट अ सेकेंड, लिलियस ने बहुत ही अध्ययन पूर्वक कुछ काम किया था कैलेंडर इस विषय पर, तो वो काम इस समिति के पास देना चाहिए ऐसा एंटोनियो को लगा। तो उसने वो पोप ग्रेगोरी को सुपुर्द कर दिया, वो जो कुछ राइटिंग्स था लिलियस का वो। तो कैलेंडर समिति के सदस्यों ने भी उनमें से बहुत सारे सुझावों को स्वीकार किया। सन 1577 में इस कैलेंडर समिति ने कैलेंडर में आवश्यक बदलावों का स्पष्टीकरण के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। पोप ग्रेगरी की मोहर के साथ ये प्रस्ताव सारे के सारे क्रिश्चियन मतानुयायी जो राजा थे उनके पास ये प्रस्ताव भेजा गया कि आज के बाद कैलेंडर इस तरह से चलेगा। इस समिति के गठन से पहले, हाँ ये रेफरेंस महत्वपूर्ण है, इस पर मैं बाद में थोड़ा बात करना चाहूंगा, लेकिन अभी फ्लो में बता देता हूं कि इस समिति के गठन से पहले कोपरनिकस का संशोधन, अब जिसे हम प्रबंध या पेपर्स कहते हैं, ऐसा पब्लिक हो चुका था। उसके यानी कोपरनिकस के प्रयासों के कारण सांपातिक वर्ष की अवधि और ज्यादा सटीकता से गिनना संभव हुआ, यानी कि कोपरनिकस के गणित की वजह से ये सूर्य के चलन के बारे में ज्यादा सटीकता से कुछ कैलकुलेशन कर पाए। उस कोपरनिकस के गणित के अनुसार सांपातिक वर्षमान की समय अवधि होती है 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 16 सेकंड। इससे पहले यानी जूलियन कैलेंडर में दिन संख्या 365.25 दिन पकड़ी जाती थी, और ये अगला 25 दिन जो है 0.25, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हर चौथा वर्ष में एक दिन ज्यादा पकड़ा जाता था, और 3 वर्ष में 365, जो अभी भी व्यवस्था है वो। अब ये संख्या अधिक अचूक सटीकता से सामने आई कोपरनिकस के गणित के कारण। वो संख्या यहाँ पर लिखी है मैंने, ये 365.242546,296, ये एक्यूरेसी के साथ आई ज्यादा। तो ये जो संख्या आती है कोपरनिकस के गणित के अनुसार, वो आधुनिक प्रत्यक्ष मापन साधनों से भी ज्यादा अचूक है। यानी आधुनिक से ज्यादा अचूक नहीं है। आधुनिक गणित से ये समझ में आता है कि कोपरनिकस ने जो किया था वो ज्यादा अचूकता के साथ किया था। और ये जो फर्क आता है, ये कितना छोटा सा फर्क है, इस फर्क के कारण वसंत संपात बिंदु का सूक्ष्म चलन होता है। वो फर्क कितना होता है वो यहाँ लिखा है कि 128 सालों में एक दिन की संख्या बढ़ जाती है, यानी 128 सालों में एक दिन की गणना ज्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से कॉन्स्टेंटिन के समय में जो सूर्य वसंत संपात बिंदु पर था 21 मार्च को होता था, वो सन 1572 में 11 मार्च को ही दिख रहा था। जो शुरू में जो मैंने बताया था कि 11 या 12 मार्च को होता था, एक्चुअली 12 मार्च को होता था। कब? ये पहले वाली जब स्लाइड दिखाई मैंने, वो 1275 से लोगों ने सूचना देनी शुरू की थी, तब वो 12 या 13 मार्च को होता था। अब ये 1572 है, यानी उसके बाद 300 साल बाद। तो 2 दिन वो फर्क पड़ गया कि 11 मार्च को ही दिख रहा था
अब ये जो गणित है, इस गणित के आधार पर इस फर्क को समायोजित करना संभव हुआ कि ये जो एक दिन ज्यादा आता है उसको एडजस्ट करें, जैसे लीप वर्ष में एडजस्ट किया जाता है वैसे ही इस संदर्भ से ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए गए और तब से अब ये सन 1572 ये साल है कि तब से कहा जा सकता है कि खगोल शास्त्र से इस यूरोपियन, रोमन या जूलियन कैलेंडर का कुछ संबंध प्रस्तावित हुआ, और वो भी सिर्फ वसंत संपात बिंदु की जानकारी होने के कारण। हाँ, यहाँ पर कोपरनिकस के बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बारे में कुछ शंकाएं भी है मेरी, लेकिन ठीक है कि अब ये कंफ्यूजन क्या है कि हम सभी ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि कोपरनिकस, गैलीलियो, ये जो लोग थे जो लोगों को कहना चाहते थे कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो उनको बहुत चर्च का टॉर्चर भी सहना पड़ा था। और यहाँ पर जो लिखा है मैंने कि सन 1572 में कोपरनिकस का राइटिंग्स भी अवेलेबल हुआ था, वो भी इसलिए कि शायद सन 1560 या कुछ साल है, 72 से पहले वाला है 1572 के, तब कोपरनिकस ने अपना जो राइटिंग्स है वो इन पोप यानी कि चर्च की वजह से ही पब्लिश नहीं किया था, क्योंकि अगर वो पब्लिश करता तो चर्च के लोग उसे टॉर्चर करते कि ये, इसलिए उसने लोगों को कहा था कि मेरा ये राइटिंग्स अगर पब्लिश करना भी है तो मेरे मृत्यु के बाद किया जाए। तो 1572 में लिलियस, एंटोनियो और पोप ग्रेगरी की कमिटी को वो राइटिंग्स अवेलेबल हुए, तब जाके ये कैलेंडर में उस गणित का प्रयोग करके सुधार ला पाए। तो 11 मार्च को, हाँ, 11 मार्च को वसंत संपात बिंदु पर सूर्य आता है, ये पता चला। और वो गणित कैसे कॉम्पेंसेट करना है, वो दिन कैसे कॉम्पेंसेट करना है, उस बारे में इस कमिटी ने कुछ नए सुझाव किए। अब उसमें प्रॉब्लम ये था कि 21 मार्च, अब कॉन्स्टेंटिन के टाइम में जो समिति थी उसने 21 मार्च इस दिन से, उसी दिन पर वसंत संपात होता है, ये गृहीतक के साथ ईस्टर को जोड़ दिया था, जो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है क्रिश्चियनिटी का। तो जोड़ दिया था। अब फिर से अगर ईस्टर का दिन बदलने को लोगों को कहा जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वसंत संपात बिंदु पर 11 मार्च को सूर्य आता है, तो अब नहीं, 11 मार्च के बाद जो पूर्णिमा आएगी तब ईस्टर करना है। तो फिर से समाज में, क्रिश्चियनिटी में कुछ गलतफहमियां होगी, फिर से झगड़े होंगे, मतांतर बनेंगे। इस अब उसके लिए ये उपाय निकाला गया कि कैलेंडर में बदलाव क्या करना है कि सन 1582 का जो वर्ष आएगा, यानी 1572 में कमिटी बनी, उसके बाद 4-5 साल काम चला, यानी 1577-78 तक उनका ये सब रिसर्च चल रहा था। तब उन्होंने तय किया कि सन 1582 में अक्टूबर महीने के 10 दिन निकाल दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से गुरुवार 4 अक्टूबर 1582 जो था, उसके अगला वाला दिन उन्होंने किया 15 अक्टूबर 1582, यानी ये 10 दिन जो ज्यादा गिने जा रहे थे उसको ऐसे एडजस्ट किया कि, यानी कि एक्चुअली था तो 5 अक्टूबर, लेकिन 5 अक्टूबर को दिनांक दिया गया 15 अक्टूबर। ये किस लिए? तो ईस्टर मनाने में क्रिश्चियनिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक लोगों के दिमाग में ये फिक्स हो चुका था कि
21 मार्च के बाद आने वाले पूर्णिमा के बाद का संडे यानी ईस्टर होता है। तो फिर से उन्हें वो कंफ्यूजन ना हो 21 मार्च के बाद करना है क्या 11 मार्च के बाद करना है ऐसे। तो वो 21 मार्च ये दिन कायम रहे, इसलिए 1582 इस साल के 10 दिन निकाल दिए गए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप में 11 मार्च को वसंत संपात बिंदु पर सूर्य होता था, उसी दिन को 21 मार्च कहा गया। अब दूसरा बदलाव ये किया गया कि साथ ही में 4 के गुना में आने वाले जो वर्ष संख्या होती है लीप वर्ष के लिए, यानी 4, 8, 12, 16, इसको हम लीप वर्ष कहते हैं। अब 1582 तक हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता था, लेकिन अब ये नियम बनाया गया। क्यों बनाया गया? ये जो 128 साल में एक दिन का फर्क आता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 400 सालों में 3 दिन का फर्क पड़ता है। तो अब ये नियम वैसे ही रखा, लेकिन 100 के गुना में आने वाली वर्ष संख्या को लीप वर्ष नहीं माना गया। 400 की गुना में जो आएगी, यानी कि 100 इस वर्ष संख्या को लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। 4 से उसको भाग जाता है, लेकिन 400 से नहीं जाता है, इसलिए 400 के गुना में जो आएगी 100 वर्ष में वो एक दिन का एडजस्टमेंट हो जाता है। इससे 400 सालों में 3 दिन का फर्क समायोजित करने का व्यवस्था करने के लिए ये बदलाव किया गया कि 400 गुना के जो सेंचुरियन ईयर आएगा सिर्फ उसको ही लीप वर्ष माना जाएगा, अन्य सेंचुरियन ईयर को लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। तो कुछ इस तरह से सन 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर कुछ फाइनल स्वरूप उसे प्राप्त हुआ। जो आज हम जिस कैलेंडर को मानते हैं वो सन 1582 से चल रहा है। अब इसमें और एक मजेदार बात ऐसी है कि सन 1582 से ये पोप ग्रेगरी ने सारे क्रिश्चियन लोगों को ये कहा था, लेकिन उस वक्त कुछ मेरे पास उसका लिस्ट है, ठीक है, अभी लिस्ट नहीं गिनता हूं मैं, हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है। आधे अधूरे लोगों ने सन 1582 से इस कैलेंडर सिस्टम को फॉलो किया, लेकिन हमने जिनकी वजह से इस कैलेंडर को फॉलो करना शुरू किया, अडॉप्ट किया, वो ब्रिटिशर्स ने इस कैलेंडर को 1582 के बाद 170 वर्ष तक नहीं माना था। उनके यहाँ जूलियन कैलेंडर ही चलता था। ब्रिटिशर्स ने इसे मान्यता दी सन 1752 में, और 1752 ये कालखंड कुछ ऐसा था कि उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनीज विश्व में बहुत जगहों तक पहुंच चुकी थी, और 1752 ये समय तो 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में कुछ यूरोपीय ब्रिटिशर्स आते थे, लेकिन 1752 तक कहीं पर उनको कुछ सत्ता मिली थी, शायद कलकत्ता के यहाँ पर कुछ एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सत्ता पूर्णता नहीं हुई थी, लेकिन उनका प्रसार तो हुआ था उनकी कॉलोनीज का। और 1752 के बाद तो बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था उनका, और जो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक हैं, जिन्होंने अन्य प्रांतों को, अन्य प्रदेशों को पर अपना अधिकार प्रस्थापित किया है, वहां पर उन्होंने जो कालगणना एक्सेप्ट की, जो कैलेंडर एक्सेप्ट किया, उसी कैलेंडर को फॉलो किया गया। तो 1752 के बाद भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कालगणना निर्देशित हुई, यानी जो कुछ इवेंट्स होते थे उनके लिए ग्रेगोरियन दिनांक का उपयोग होने लगा।
अब तो गिन लीजिए 1752 से अब कितना है 2022, हार्डली 270, 270 या 370, हाँ 1822, 1922, हाँ 1852, 1952, 2052, तो 270 ही वर्ष हुए हैं। इतने में अब आप ही सोचो कि अब ये 3 एपिसोड्स में आपको ये पता चल गया कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम यूज करते हैं उसका उसकी शुरुआत कैसे हुई, विकास कैसे होता गया और आज किस रूप में। अब जब हम भारतीय कालगणना को देखना शुरू करेंगे तो इसमें ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम में कैलेंडर का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सामाजिक आचरण, धार्मिक आचरण और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके लिए डेज फाइनल करना है, उसका नियोजन हो सके, इसके लिए हर दिन को एक निश्चित स्वरूप दिया जाए, बस इतना स्वरूप है कालगणना का। वेयर जब भारतीय कालगणना को हम देखेंगे तो कालगणना ये भाग तो 10-15% ही है, और वो भी इतना इतना गहनता से है कि काल तत्व विचार, काल सिद्धांत, काल को एक तत्व में देखना, वैश्विक काल क्या होता है, मनुष्य जाति के लिए काल क्या होता है, अन्य सृष्टि क्रम के लिए काल क्या होता है, सृष्टि की उत्पत्ति में काल इस तत्व का योगदान क्या है, इन सारे विषयों पर विस्तृत विस्तृत साहित्य उपलब्ध है। और इस सारे बेस पर काल इस तत्व को जानकर उसका बोध प्राप्त करने के बाद हमारे व्यवहार के लिए उसको किस ढंग में उसकी गणना करनी है, उसके सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, और उन सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग वर्ष गणनाएं, जैसे नक्षत्र वर्ष होता है, चांद्र वर्ष होता है, सौर वर्ष होता है, सावन वर्ष होता है, सांपातिक वर्ष होता है, ये तो हमारी समझ में आ सके इतने ही 4-5 उदाहरण दे दिए मैंने, और बाकी की सारी वर्ष गणनाएं भी है। तो इतना बृहत ज्ञान भंडार अगर हमारे पास है और उसके आधार पर जो काल गणना की गई है वो हम चुनेंगे, या ऐसी केवल एक सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था चलाने वाली व्यवस्था को हम एडॉप्ट करेंगे, ये हमें सोचना है। और इसमें मेरा कहना ऐसा है कि अगर हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना चाहते हैं, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को, इस सनातन संस्कृति को इसके गत वैभव तक या उतनी ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें इस काल गणना को समझने से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम इस काल गणना पद्धति को अडॉप्ट कर पाएंगे तब हम हमारी संस्कृति में ही जो आविष्कार हुए हैं, जो कला शास्त्र विद्याओं का जो विकास हुआ है, उस विकास को समझ पाएंगे, उस गहनता को समझ पाएंगे, और जब वो समझ पाएंगे तब उसे प्रत्यक्ष व्यवहार में ला पाएंगे। तो मेरा आग्रह ये रहेगा कि इस भारतीय काल गणना को पुनर्प्रस्थापित करने में सभी सहयोग दे, और ये इसमें सहजता हो, सुलभता हो। अब हर एक के पास तो इतना समय है नहीं कि ये सब गणित करता रहे, पंचांग को समझे, किसी पंडित के पास जाकर पंचांग के डिटेल्स को समझे। तो ये अड़चन दूर करने के हेतु से मैं वो कालायन नाम की घड़ी बना रहा हूं, कि जिसमें ये
जिस तरह आज हम काल को समझते हैं कि सुबह के 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, 2 बजे है, रात के 8 बजे है, उस तरह से भी टाइम हमें समझेगा उस घड़ी घड़ी में। और जो हमारी भारतीय गणना के जो यूनिट्स हुआ करते थे, यानी कितनी घटिकाएं, कितने पल, कितने विपल, कितने विफल, ये भी दिखेगा। कैलेंडर के डिटेल्स भी दिखेंगे, यानी भारतीय गणना के हिसाब से कौन सा वर्ष चल रहा है, कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कौन सा शालिवाहन चक चल रहा है, युगाब्द कौन सा चल रहा है, ये डिटेल्स भी दिखेंगी उसमें। और करंट भी दिखेगा, जो ग्रेगोरियन हम फॉलो करते हैं वो। और पंचांग में जो सारे हजारों जो क्या कहे उसे, काल संकेत आते हैं कि ये मुहूर्त है, ये योग है, ये तिथि है, ऐसे हजारों काल निर्देश पंचांग में होते हैं। तो वो इजीली डिस्प्ले के रूप में इस घड़ी में आपको मिल जाएगी। उससे भी ज्यादा, पंचांग से भी ज्यादा और बहुत सारी चीजें इस घड़ी में आएगी। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रोडक्ट को आप सभी लोग स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे इससे ज्यादा अच्छा होगा कि स्वागत करेंगे इसका। तब हम भारतीय काल गणना को प्रस्थापित कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो घड़ी मैं आपके सामने ला पाऊँ। शायद एक अगले और 2-4 वीडियोस के बाद शायद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, कि आपको साधारण रूपरेखा दिखा दूं मैं आपको उसकी कि ये घड़ी कैसे दिखेगी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से घड़ी दिखेगी। तो हाँ, और घड़ी के साथ उसका ऐप भी मैं डेवलप कर रहा हूँ। घड़ी और ऐप दोनों एक साथ ही लॉन्च होंगे और उसके साथ कालयन नाम की वेबसाइट भी लॉन्च होगी। तो जल्द से जल्द देने की कोशिश है मेरी, देखते हैं। हाँ, उसके बारे में कुछ अभी मैंने कंपनी फॉर्म की है, एक प्रोप्राइटरी फर्म रजिस्टर की है। उसके बारे में बैंकों के पास जाकर वापिस आ रहा हूँ। उनको समझ नहीं रहा कि मैं एक्चुअली कौन सा धंधा कर रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनेंस देने में थोड़े हिचकिचा रहे हैं बैंक वाले। तो सोच रहा हूँ कि कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, कुछ सीड फंड वाली इंस्टीट्यूशंस होगी, या अगर मैं ऐसे यूट्यूब जैसे या फेसबुक जैसे माध्यमों से अगर लोगों तक पहुंच पाता हूं, तो एक क्राउड फंडिंग टू स्टार्ट विथ, ऐसा कुछ करने की मैं सोच रहा हूं। लेकिन ये फाइनेंशियल बातें जो है, फाइनेंशियल प्रपोजल और ये घड़ी घड़ी बनाने के कंपनी का प्रोपगेशन क्या रहेगा, उसका मोटो क्या रहेगा, किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बारे में मैं कुछ सीए से बात कर रहा हूँ। वो फॉर्मेट एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, जो मैंने बैंक को भी एक प्राइमरी एक प्रीफेस दिया है, डिटेल में करना चालू है। वो भी मैं पब्लिश करूंगा। लेकिन वो फाइनेंशियल प्रपोजल का अलग से वीडियो बनाऊंगा। अपना कंटेंट्स के वीडियो जो है वो चलते ही रहेंगे। और भी कुछ नई नई आइडियाज आ रही है मुझे कि अलग अलग वीडियोस बनाऊं। अभी तो फिलहाल मेरी तरफ से एक कमी में थोड़ी सी है, अब जो है तो है कि ये वीडियोस बनाना, एक लेक्चरेट बनाना, प्रेजेंटेशन देना। वैसे तो अगर 1000 लोगों के सामने मुझे खड़ा किया जाए तो आराम से मैं बात कर सकता हूँ। उसमें भी एक छोटी सी दिक्कत आती है कि मूलतः मराठी भाषिक हूँ, तो हिंदी के शब्द सूझने में वो फ्लो क्रिएट नहीं होता है, जो मैं मराठी में इजीली बात कर सकता हूँ। लेकिन अब 7-8 वीडियोस बन चुके हैं, तो शायद आप में से किसी ने देखे होंगे, तो शायद हो सकता है कि मेरा पहला वीडियो आपको बहुत ही बोरिंग लगा होगा, कि धीरे धीरे एकदम एक एक शब्द में उच्चारण कर रहा हूँ। अब मुझे ही लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया है, तो एक फ्लो बन जाएगा। और 2-4 वीडियोस में शायद मेरा फ्लो आप अप्रिसिएट कर पाए,
ऐसे लेवल पर आ जाएगा। तो मैं अपने में तो इम्प्रूवमेंट करूंगा ही, साथ ही में कुछ टेक्निकल नॉलेज, ये जो वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना वगैरह वगैरह, ये जो सब है इसमें कुछ तो एकदम जीरो से शुरुआत हुई है मेरी, तो इसमें भी इसका क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रेसिव बनाना है वगैरह, ये चीज़ें भी धीरे धीरे सीख लूँगा, या किसी और कोई जुड़ जाए मुझसे तो उससे करवा लूँगा। तो ये सब चलेगा। इसके बाद भारतीय कालगणना के बारे में जो डिटेल्स होंगे, जैसे जैसे एक एक टॉपिक मुझे सूझता जाएगा उस तरह मैं वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे इन वीडियोस का स्वागत करेंगे, मेरे प्रयासों को सपोर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में अगर जुड़ना चाहते हैं मुझसे तो ज़रूर जुड़िए, नॉलेज वाइज, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वाइज, या और किसी तरह से अगर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये काम मैंने शुरू तो किया है लेकिन ये इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि कोई एक आदमी नहीं कर सकता इसे, उसे एक बहुत बड़ा स्वरूप देना ही पड़ेगा हमें। और इस घड़ी के माध्यम से बहुत सारे बदलाव करने हैं, बहुत सारे नए उपक्रम भी शुरू करने हैं। उन उपक्रमों के बारे में भी मैं कुछ साइड बाय साइड बताता जाऊंगा। तो उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे इन प्रयासों को सपोर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जुड़ने की कोशिश करिए। अब ये एपिसोड मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।